देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ तो चीनी माफिया ने हुकूमत की इजाज़त से ज़्यादा चीनी बरामद कर दी है और अब महंगी चीनी इंपोर्ट की जाएगी। ये एक ऐसा मजाक है आज के पूरे दिन का इस मुल्क का कि जिसको सुन के और पढ़ के इंसान हैरत करता है कि आखिरकार इस मुल्क में हो क्या रहा है और ये मुल्क आखिरकार चल किसके कहने पर रहा है। जिसका जो दिल चाहता है वो अपनी मर्जी से करता है। गरीब जो अवाम है बस वो उसका शिकार हैं। अशराफिया की अपनी मनमानी है और उनका ही बोल बाला है इस मुल्क में। गरीब तो ऐसा लगता है कि जैसे इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ ख़त्म होने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि हालात इसी किस्म के हैं। एक तरफ गरीबों के मामलात हैं, अवाम के मसाइल हैं, जिनके नाम पर वोट की भीख मांगकर ये सियासतदान ऐवानों तक जाते हैं और ऐवानों तक पहुंचकर भी बेसिक जो अवाम है, जो आपके राइट्स हैं, उनको किसी तौर से हल करने में बिल्कुल नाकाम नज़र आते हैं। और जहां नाकाम नज़र आते हैं वहीं पर ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इस मुल्क की अशराफिया आखिरकार चाहती क्या है। इस मुल्क की वो अशराफिया जो सिर्फ और सिर्फ शायद 4 से 5% होगी इस मुल्क में, लेकिन उसने बाकी पूरे 100% के मईशत का, उनके घर का, उनके रहन सहन का, उनके बुनियादी ज़रूरियात का बट्टा बिठा दिया है इस मुल्क के अंदर। 25 करोड़ आबादी इस बात के लिए परेशान है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और कौन है जो सुनवाई करेगा, क्योंकि ये सियासतदान तो सिर्फ वोट की भीख मांगते हैं उस वक्त आके जब इनको वोट की ज़रूरत होती है, और उसके बाद इस वक्त पार्लियामेंट में जाके सारे के सारे एकदम एक्सपोज हो चुके हैं अवाम के सामने, क्योंकि अवाम देख रहे हैं, हलकों में बैठे लोग सुन रहे हैं, हलकों में बैठे लोग बहुत बेहतर तरीके से ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि ये सियासतदान तो हमारे किसी काबिल नहीं रहे। और इसीलिए काबिल नहीं रहे और इसीलिए किसी काम के नहीं रहे क्योंकि उन्होंने आके अब तक 75 सालों में इस मुल्क के अंदर कुछ डिलीवर नहीं किया। एक आता है वो अपने से पहले की हुकूमत को ब्लेम करता है, दूसरा आता है वो उसके बाद की हुकूमत को ब्लेम करता है, तीसरा आता है वो उससे भी पहले की हुकूमत को ब्लेम करता है। ये ब्लेम गेम का सिलसिला है जो तवातुर के साथ चलता जा रहा है, लेकिन इसका इख्तिताम कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इस सब में एक गरीब आवाम है, और जैसे मैंने कहा कि 4-5% अगर निकाल भी दें तो 25 करोड़ में से तो 20-21 करोड़ लोग हैं, 22 करोड़ लोग हैं जो कि इस वक्त इन सब लोगों के फ्लॉड मनमानियों और ज़्यादतियों के हाथों इस वक्त जुल्म का बदतरीन शिकार हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल अभी मैंने आपको आज की खबर बताई है चीनी के ऊपर। और दूसरी जानब जो बिजली के बिलों में मनमाना इजाफा है, चाहे वो फ्यूल एडजस्टमेंट के मामले में है, चाहे वो किसी इनकम टैक्स उस पर लगा हुआ है जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, समझ से बाहर है, उसमें टीवी का टैक्स है तो रेडियो का टैक्स है तो पता नहीं किस किस का टैक्स है, जो कि कोई और ऐसे ऐसे मिसलिनियस टैक्सेस के नाम से भी टैक्स है जो पता नहीं कि वो किस चीज़ की मिसलिनियस पे लिया जा रहा है, जिसमें जी अभी तक रिलीफ देने में जो मौजूदा हुकूमत है यानी कि केयर टेकर सेटअप है वो भी नाकाम है। क्योंकि बिजली बिलों में अगर रिलीफ दिया जाए तो टैक्स की वसूलियों में कितनी कमी होगी, ये IMF ने बहुत बड़ा सवाल कर दिया है आपकी निगरान हुकूमत से। तो बिजली के भारी बिलों के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी है और अब तक काबीना में कोई सोफार फैसला नहीं हो सका है। 3 दिन की मुतादिद जो इस वक्त काबीना थी उसके इजलास थे, उसके बावजूद ये सारी सूरत हाल है। दूसरी जानिब ऐसे में जब एक गरीब आवाम के घर का चूल्हा नहीं जल पा रहा, उसका गुजारा नहीं हो पा रहा, वहीं सबसे मुल्क के बड़े ओहदे यानी कि सदर मुमलिकत की कुर्सी पे सदर आरिफ अलवी ने अपनी तनख्वाह में 2 मरतबा इजाफा मांग लिया है। एक इजाफा कहा जाता है कि जी 2021 जुलाई से इतलाक किया जाए और दूसरे का 1 जुलाई 2023 से किया जाए। तो जो कहते हैं हमारे हुक्मरान कि जी हम आवाम का दुख दिलों में रखते हैं, तो इससे नज़र आ जाता है कि वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो क्या वाकई रखते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो मुल्क में फ़ी तोला सोना है, जो डॉलर का रेट है, और अब पेट्रोल के भी जी बताए जा रहे पैसे बढ़ते जा रहे हैं। हर कोई एक दूसरे की शक्ल ताक रहा है, झाँक रहा है बस, और कह रहा है कि जी हो जाएगा सही,
या उसकी गलती है, इसकी गलती है, लेकिन सही होने का कुछ भी नाम ले नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। इसी सब पे बात करते हैं, लोगों के जो दुख है, लोगों के जो मसाइल हैं, उनको आखिरकार कौन हल करेगा पाकिस्तान के अंदर? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सियासतदानों से तो लोग अब यही सोच रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि उनको हमेशा से 75 सालों में बड़ी उम्मीदों के साथ लोगों ने वोट दे के मुंतखब करके ऐवानों में भेजा, लेकिन क्या ऐवानों में वाकई आवाम के लिए, आम आदमी के लिए, मेरे और आपके लिए अब तक सो फार कुछ हुआ है? ये सवाल है स्टिल। इसी सब पे बात करेंगे। मेरे साथ आज पैनल में मौजूद होंगे मियां तारिक महमूद साहब हैं, आप फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, आपको खुशामदेद कहूँगी। डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब हैं, GDA के रहनुमा हैं सीनियर, उनको खुशामदेद कहूँगी। और सेनेटर आजिज़ धामरा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको भी खुशामदेद कहूँगी। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले मैं जाऊँगी मियां तारिक महमूद साहब की तरफ। मियां साहब, बहुत शुक्रिया टाइम के लिए। ये जो इस तक सूरत हाल है मुल्क के अंदर, और अभी ताज़ा खबर आपने सुनी ली होगी चीनी माफिया के हवाले से, जिसको पढ़ के एक जोक का सा महसूस होता है कि जी हुकूमत की इजाज़त से ज़्यादा चीनी बरामद कर दिया है चीनी माफिया ने, और अब महंगी चीनी इंपोर्ट की जाएगी। तो हम बरामद कर ही क्यों रहे हैं कि हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी? ये कौन सी लॉजिक है जो इस मुल्क में आप देख रहे हैं कि हो रही है, और इसका सदे बाप कौन करेगा, और किस तरह से इसका सोल्यूशन निकलेगा? देखिए, बात यह है कि सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि सियासतदानों के ऊपर तो ये बातें कर दी जाती हैं, लेकिन इस मुल्क की सूरत हाल को ख़राब करने वाले कौन कौन है वो सब के सामने है। अगर जमहूरियत का देखें तो इस मुल्क में जमहूरियत कितनी देर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टोटल हुकूमत कितना अर्सा रही है। मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी ये सूरत हाल जो आप आवाम फेस कर रही है ना, सारी अवाम में मैं और आप भी शामिल है जो हम जी बिल्कुल। हम जितनी महंगी बिजली सोच भी नहीं सकते, हम इतना महंगा पेट्रोल और डीजल सोच भी नहीं सकते। ये बहुत इस क्राइसिस से निकलना होगा और जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करना होगा। आपके सामने जब 2018 में हमारी हुकूमत ख़त्म हुई, उस वक़्त 2013 में जब हमने टेक ओवर किया, उस वक़्त लोड शेडिंग की क्या पोजीशन थी, पेट्रोल कहाँ था, और हमारी हुकूमत बनने के बाद पेट्रोल की कीमतें वापस आईं, लोड शेडिंग सिरे से ख़त्म हुई, बिजली के कारखाने लगे। मैं आपको एक अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ। 1988 में मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना ग्रिड स्टेशन नहीं था। मेरा गुजरात में हल्का है जी। और डिंगा शहर और अब लाला मूसा उसमें आता है। मैं आपको बताता हूँ कि जब वो ग्रिड स्टेशन नहीं था, रात को बिजली बंद हो जाती थी। मैंने एक दिन चेयरमैन वापटा थे जाहिद अली अकबर, उनको फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बुला लिया, कहने लगे सुबह मेरे दफ्तर में आ जाएं, मैं आपको बंदोबस्त कर देता हूँ। उस वक़्त 1988 में हमारा वापटा बिजली का सिस्टम एक अमीर तरीन महकमा था। जब मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे ग्रिड स्टेशन भी मंजूर कर दिया, एक लाइन भी मंजूर कर दी और मुझे कहते हैं बैठ जाएं चाय पिए। मैंने कहा, कहने लगा मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपके मुल्क में खंभे रह जाएंगे, तारें रह जाएंगी और बिजली नहीं होगी अगर आपने काला बाग डैम ना बनाया। देखें, जो आज हमारी गलतियां हैं, जिसकी भी हुकूमत रही है, जिसने भी गलती की है, हमें एक सस्ती बिजली मिलती थी जिससे मुल्क हमारा आगे बढ़ता था, वो हमने नहीं ली। हमने उसको जिस तरह भी हुआ, चलो सियासतदान तो ये है, जब आमरीयत रही फिर वो बन नहीं सकता था, उन्हें क्या मजबूरी। लेकिन जो सूरत हाल हमारे सामने है, आज हमें सस्ती पन बिजली मिल सकती थी, लेकिन इसके बाद हमारे दौर में कोयले के कारखाने लगाए गए, कोयले से बिजली पैदा की गई, लेकिन ये था कि बिजली भी पहले से बेहतर हुई और आपके सामने डॉलर भी नीचे आया, पेट्रोल डीजल की कीमतें भी कम हुई। 2018 में अच्छा भला मुल्क चल रहा था और फिर जी ये पीटीआई को ले आए। अब अगर ऐसे सिलसिले चलेंगे तो फिर मुदाखलत होगी। आज भी आप देखें, अगर इस इलेक्शन को आगे किया जाता है तो हमारी बैनुल अक़वामी साख्त खराब होगी। जमहूरियत से ही मुल्क की इज्जत और वक़ार होता है और जमहूरियत से ही सही लोग आएंगे और मुल्क को चलाएंगे। ये नहीं कि सब सियासतदान एक जैसे हैं, सियासतदानों में भी गलत हैं। आप देखें, आज हमारे मुल्क में इंसाफ है। आपको कहीं लोगों के 20-20, 10-10 साल के केस पड़े हुए हैं, अदालतों में इतने केस पड़े हुए हैं जिसकी इंसाफ हुई।
आज सबसे पहले जरूरत जो है, हर आदमी को इंसाफ होगा, उसमें सारी चीजें आएंगी। तो ये मैं समझता हूँ कि आपने बहुत सीरियस इशू है, महंगाई का इशू है, लॉलेसनेस का इशू है, और ये सूरत हाल है। इसको इलेक्शन के बाद हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अगर हमारी हुकूमत बन गई, हम इस चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। हमने हमारे दौर में, मियां नवाज शरीफ के दौर में, ये मुल्क एटमी ताकत बना और मुल्क को थ्रेड किया गया, मुल्क को खराब करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारी हुकूमत मुस्तहकम रही। आप देखिए, आपके सामने है जो पाक चीन दोस्ती है, और सी पैक मनसूबा आपके सामने है। जिस तरह वो चल रहा था, जब मुल्क तरक्की कर रहा हो तो तमाम अदारों को मिल के और तमाम साइडों से उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। जब कोई गलत कर रहा हो तो फिर उसकी सूरत हाल खराब हो जाती है। ये जो पीटीआई की हुकूमत थी, इसने इस मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया और जितना मुल्क के ऊपर कर्जा आया, इतना किसी हुकूमत में नहीं आया। और ये इनका फेलियर है। एक वक्त के ऊपर गैस के मुआहदे नहीं किए गए, और जब गैस के मुआहदे नहीं किए गए तो फिर जब महंगी गैस ली गई है तो फिर उसकी वजह से भी काफी नुकसान हुए। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमने कोशिश करनी है और इस मुल्क को आगे लेके जाना है। ठीक हो गया। डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, आपकी तरफ आऊंगी। सफदर साहब, भाई ये एक खबर अभी जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, बेसिकली जो मियां तारिक साहब भी बात कर रहे हैं, तारिक महमूद साहब भी, आज की खबर है कि जी चीनी माफिया ने हुकूमत की इजाजत से ज्यादा चीनी बरामद कर दिया और अब महंगी चीनी इंपोर्ट की जाएगी। ये तो कोई अजीब ही बात लगती है कि जी अपनी मर्जी से चीनी जो है वो कर दी जाए बरामद और फिर इंपोर्ट की जाए। जो चीज़ हमारे पास होती है उसके साथ हम हमेशा यही करते हैं, हमने देखा है। और ये प्री प्लान ऐसा लगता है कि जी दुश्मनी हो रही है पाकिस्तानी अवाम के साथ। कोई पुरसाने हाल नहीं है और कोई इसके ऊपर जो है वो सुनवाई नहीं है। देखिए, मैं बात की कि ये पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पे गवर्नेंस का फेलियर है जी। और मैं समझता हूँ कि ऑल लॉन्ग किसी एडमिनिस्ट्रेशन को या किसी हुकूमत को मैं ना खराब कहूँ ना मैं अच्छा कहूँ, लेकिन हम प्रॉपर जो है गवर्नेंस नहीं दे सके होगा। तो गुज़िश्ता जब से ये 2100 की दिहाई शुरू हुई है या 2100 की सदी शुरू हुई है, तो उसके बाद जो जनरली हमारी गवर्नेंस की डिटेरियोरेशन हो गई है। तमाम हुकूमतें जो है ना चीज़ों को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती हैं, और ऐसे ऐसे हम वहाँ पे जा पहुंचे जहाँ पे जो चीज़ें अवाम की दस्तरस से भी बाहर हो रही हैं। और जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि मतलब आज कोई तो समझ नहीं आती ना कि जी आपने क्यों इतनी अलाउ की कि 160 रुपए की चीनी आपने बाहर भेजी और अब आप 220 रुपए की चीनी जो इम्पोर्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि क्राइसिस है, एक तो लीडरशिप का क्राइसिस है एक पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा। और मैं लेकिन समझता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद मियां साहब यकीनन जो है ना एक पॉपुलर लीडर थे, लेकिन ये कि वो जब से जो ना वो उनसे बाहर बैठे तो जाहिर है उनके जमात के भी हाथ जो है इतनी सारी चीजें नहीं आई। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बुनियादी बात जो हमारा क्राइसिस है वो क्राइसिस गवर्नेंस का क्राइसिस है। जब तक ये हम रिजॉल्व नहीं करते, कोई भी हुकूमत हो, ये चीजों को जो है ना बेहतरी की तरफ हम नहीं ले जा सकेंगे। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो जो एक सियासी सीरियस क्राइसिस जो है ये कि हम अपनी पॉलिटिकल जो स्पेस की सियासतदान जो है वो खो चुके हैं, और ऐसे ऐसे जो है हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे अपनी यानी गवर्नेंस की कमी की वजह से हम आवाम के मसाइल हल नहीं कर पा रहे। चाहे वो बिजली के इश्यूज हो, चाहे वो जो है ना चाहे वो गैस के इश्यूज हो। आज पाकिस्तान में गैस है, आज न पाकिस्तान में बिजली है, आज न पाकिस्तान के अंदर जो है ना प्रॉपर जो है ना जो महंगाई का जो आलम है, ये सारे क्राइसिस जो है मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 10-15 से 20 साल के अंदर हमें जो फेस करने पड़ रहे हैं उसकी वजह से जो है सोच जो है ना अवाम नास जो है ना बड़े 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 मुश्किल सूरत से गुजर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि इस वक्त जो सूरत चल रही है, हमने जो निज़ाम को हमने अपनाने की कोशिश नहीं की। जो निज़ाम हमने अपनाने की कोशिश की उसमें जो ना हमें जो ना मैं ये कहूँगा कि फेलियर ही हुआ। तो आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ तमाम लीडरशिप जो है ना इस बात की कसूरवार होगी, और तमाम इदारे इस बात का इसके जो है ना जो जिम्मेदार होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त गवर्नेंस का भी क्राइसिस है, लीडरशिप का भी क्राइसिस है, और फिर इदारों का भी बहुत बड़ा क्राइसिस है। और इस सारे अमल के अंदर जब तक हम मिल बैठ के
इन सारी चीजों को जो है हल करने की कोशिश नहीं की, तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में पाकिस्तान की और मसाइल ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। नहीं, इसमें अच्छा ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि गवर्नेंस का ये मामला है, लेकिन एक बात है, हम ये देखते हैं कि सब एक दूसरे पे डालते रहते हैं बस। अब ये बिजली का जैसे मामला चल रहा है, हमारे सामने 3 काबीना के इजलास हो जाते हैं लेकिन कोई खातिर ख्वाह नताइज पे नहीं पहुंच सकते, और बात फिर एंड में ये होती है कि हाँ जी जो ये सारा मामला है कि बिजली बिलों में रिलीफ दिया जाए तो टैक्स की वसूलियों में कितनी कमी आएगी, वो आईएमएफ सवाल कर रहा है। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि यार अगर ये जो आईएमएफ ये कहेगा तो हम ये कर सकते नहीं कर सकते, तो आप ये बताएं हम अपने आवाम को क्या कर दे रहे हैं? कोई रिलीफ, किसी किस्म का रिलीफ देने के लिए हम तैयार ही नहीं है। हम में से कोई सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार ही नहीं है जो लोगों को रिलीफ मिले। देखिए ना, वजह वही है ना, वजह कि क्राइसिस बढ़ा है ना, मतलब क्राइसिस ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स बढ़ा है। मतलब किसी भी हुकूमत ने उस क्राइसिस को कम करने में गालबन जो है ना वो नाकाम हुई है। हर हुकूमत जो गुज़िश्ता 15 से 20 साल के अंदर, मैं तो उसको 2002-2003 की तरफ लेके जाऊंगा, जब शौकत अजीज, जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, तो उस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस तो शौकत अजीज ने उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर करके गए कि उन्होंने हमारी इकोनॉमी को, मैन्युफैक्चरिंग बेस को खत्म करके और सारी की सारी इकोनॉमी हमारी इम्पोर्ट बेस बना दी। तो जितने डॉलर उस जमाने में आए और बेताशा डॉलर आए, वजह उसकी ये थी कि हम वॉर ऑन टेरर लड़ रहे थे, आईएमएफ हमें फंड कर रहा था, वर्ल्ड बैंक हमें कर रहा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें फंड कर रहा था, बायलेटरल एड हमारी आ रही थी, उस वजह से कि जी हम उसका डायरेक्ट इन्वेस्ट किए, तो उसमें जो जितनी भी जो 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 इम्पोर्ट लेड इकोनॉमी हमने बना दी, तो वो सारी की सारी हम कंटिन्यू कर सके। और फिर मैं नहीं समझता कि किसी भी हुकूमत ने प्रॉपरली जो उन चीजों को एड्रेस किया, और ऐसे ऐसे जो है ना वो क्राइसिस बढ़ता से बढ़ता चला गया। तो आज तो हम अपने हाथ कटवा चुके हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की बुनियादी जो जरूरियात है, या तो ये कि अब हमने एक चीज, अब एक बात तय कर लें कि जी हमने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ चलना है, तो उसके अंदर जो भी आवाम जो तकलीफ आती है, जो भी है, उसको बर्दाश्त करें, या ये कि हम अपने आप को फिर खुद ठीक करने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ कि हम दोनों जगह पे जो है फेल हुए कि हम फैसला नहीं कर सके कि हमने क्या करना है। जब खासतौर पे जब पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म हुई, तो उसके बाद पीएमएल की अपनी गवर्नमेंट के अंदर एक डिफरेंस मुझे महसूस हुई कि मिफ्ता इस्माइल साहब की अपनी पॉलिसीज थी, डार साहब आए तो उनकी अपनी पॉलिसीज थी। तो वो चीजें जो 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 ठीक हो सकती थी, वो वक्ती तौर पर उन्हें अमल न करने की वजह से वो आहिस्ते से खराब होती चली गई, और आज जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको ये फेस करना पड़ेगा ये मामला। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हम किस तरह जो ना अपने आवाम को रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा इस वक्त जो है ये सवालिया निशान है। क्योंकि वो कहते हैं कि एक तरफ पानी है और दूसरी तरफ आग है। अब हम आग और पानी के दरमियान फंसे हुए कि क्या करें, आग में हम की तरफ जाएं या हम पानी में कूदें जाके। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें जो है ना, इसकी इस वक्त जो है, इस वक्त जो जो सूरत हाल है, वो इंतहाई गंभीरता की सूरत हाल है। और इस अमल को जो हम किस तरह से निकलेंगे, मैं समझता हूँ ये टेस्ट है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जी हम दुआ करें कि जी जो करंट इकोनॉमिक टीम है, डॉक्टर शमशाद एक बहुत ही बड़ा नाम है पाकिस्तान यानी इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर, तो वो क्या हल तजवीज करती है सारे अमल का, हमें देखना चाहिए। डॉक्टर वकार मसूद भी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है। अब अगर पिछले सब लोग फेल हो चुके तो इनके पास क्या हाल है, यकीनन जो है ना हम उनकी तरफ देख रहे होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ बुनियाद तौर पर बात यह है कि हम एक सीरियस किस्म की गवर्नेंस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और अब इसके अंदर जो है किस तरीके से हम चीजों को ठीक करते हैं, ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल चैलेंज है हमारे लिए। ये मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ चैलेंज कोई सियासतदानों का है या गवर्नमेंट का है, बल्कि इंस्टीट्यूशनल चैलेंज है कि हम इससे किस नंबर आजमा होते हैं, अपने इदारों को किस तरह हम दोबारा बनाते हैं, और उन इदारों को बनाते हुए किस तरह हम अपने आवाम के मसाइल करते हैं। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सीरियस चैलेंज है इस वक्त पाकिस्तान के आवाम की। अच्छा ठीक है, चले गुफ्तगू के सिलसिले को मैं यहाँ जारी रखूंगी। मैंने चूंकि एक ब्रेक पे भी जाना है नाजरीन, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, एक लेना ज़रूरी होता है, आपको पता है। विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी, मैं डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब से और मियां तारिक महमूद साहब अपना वर्जन दे चुके थे। मैं ज़रा जाऊंगी सेनेटर राजेश धामरा साहब की तरफ भी, पीपल्स पार्टी से, उनसे भी बात करूंगी। सेनेटर राजेश धामरा साहब, हम आज की वैसे तो खबर है एक तरफ जिसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ अभी, और वर्जन ले भी रही थी चीनी के हवाले से कि जी चीनी माफिया ने हुकूमत की इजाज़त से ज़्यादा चीनी बरामद कर दी और अब महंगी चीज़ चीनी इम्पोर्ट की जाएगी।
मतलब हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार कौन हुकूमतें चला रहा है, कौन सिस्टम चला रहा है, कि हमसे ये खबर पढ़ के एक मजाक का लग रहा है ना कि इस मुल्क में हो क्या रहा है, कि जी हम इतनी ज़्यादा बरामद कर दें चीनी कि अब हम इंपोर्ट करें वही चीज़ जो हमारे पास मतलब ऑलरेडी मौजूद है। तो हम कर क्या रहे हैं, किस सिमत में जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी इस पे आपका मौक़िफ़ ले लूं जी। अस्सलाम वालेकुम रिदा, जहां तक मैं आपकी बात, हेलो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर थोड़ा रिपीट कर दें आप अपने सवाल को। चीनी माफिया के हवाले से बात हो रही है कि चीनी माफिया ने हुकूमत की इजाजत से ज्यादा चीनी जो बरामद कर दी, आज ही की खबर है और सब तरफ चल रही है, आप देख रहे हैं, और अब महंगी चीनी इंपोर्ट की जाएगी। जी देखें, ये ऐसी चीजें हैं जिसको हमें बिल्कुल डिस्कशन में लाना चाहिए। जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट यहाँ पर होती है तो उनके ऊपर ये इल्जाम बआसानी लगाए जा सकते हैं कि जी माफियाज सरगर्म हैं और सियासी हुकूमतों की अपनी मजबूरियां होती हैं, वो माफियाज को पकड़ नहीं सकते। तो इसलिए अब निगरान हुकूमत के दौर में मेरे ख्याल में कि इस तरह की तमाम चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। और वैसे ही ये कौम जो है बड़ी महंगाई को फेस कर रही है, बिजली के बिलों के हवाले से, पेट्रोल कीमतों के हवाले से, तो एक चीखें निकली हुई हैं हर तरफ। तो मेरे ख्याल में इस पे फौरी तौर पर निगरान हुकूमत को अपना लाइन ऑफ एक्शन तय करना चाहिए, और अगर माफिया इस तरह की कोई गड़बड़ कर रही है इस मुल्क में तो फिलफौर उनको कंट्रोल भी करें और उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी करें। लेकिन हम देखते हैं कि अभी तो चले, हम निगरान हुकूमत को भी कह रहे हैं, आप लोगों को इसलिए सामना करना पड़ता है। अभी मैं जैसे बात करी थी पहले, बहुत अच्छी बात की, मियां तारिक महमूद साहब भी यहाँ मौजूद हैं और सफदर अब्बासी साहब भी बात कर रहे थे कि हमने 75 साल हमारे अवाम ने, हमारे लोगों ने मुंतखब करके लोगों को ऐवानों में भेजा है और आला ऐवानों में भेजा है, यहाँ तक कि सूबाई असेंबलियों से लेकर कौमी असेंबली और फिर सेनेट के सबसे बड़े आला फोरम तक। लेकिन उसके बावजूद जो इस वक्त पाकिस्तान जिस नहज पर पहुंचा है, उसके बावजूद वो चीज़ें हल नहीं हो सकी। जो अवामी मसाइल हैं उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर हमें नज़र नहीं आई वो आवाज़ आप लोगों की तरफ से, जो कि सियासतदान हैं। और दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली हम कह सकते हैं कि एक फेलियर है जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हर शख्स आके कहता है कि जी मुझसे पहले की हुकूमत ने ये कर दिया, फिर वो आता है वो कहते हैं उससे पहले की हुकूमत ने ये कर दिया। बस यही नारे सुनते सुनते जो है हम छोटे से बड़े हो गए, लेकिन हालात नहीं बदले। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको या नहीं आ रही? हेलो जी जी आजिज साहब, आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही? आई एम सॉरी कि आपका सवाल मैं सही तरीके से सुन नहीं पा रहा हूँ। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हेलो, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी, मैं आपका सवाल जो है वो सही तरीके से सुन नहीं पा सका हूँ। आपको आवाज सही आ रही है, पहले तो ये बताइए। हेलो, मेरे ख्याल से गालिबन उनको आवाज ही नहीं जा रही, या फिर दोबारा कॉल की जाए, या फिर ये कि वो सवाल समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस तरह के सख्त सवालात किए जाते हैं तो अमूमी तौर पे हमारे सियासतदानों को, हमारे जो हम जैसे जो लोग एंकर्स बैठे होते हैं उनके सवालात उनको समझ में नहीं आ रहे होते। ये उनका एक बाय डिफेक्टो एक इशू होता है, उसमें सिर्फ इनकी गलती नहीं है। मैं वापस जाऊँगी मियां तारिक महमूद साहब की तरफ। अच्छा मियां तारिक महमूद साहब, यही मसला नहीं है, दिस इज़ नॉट एन ओनली इशू। सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो प्रोडक्ट, जो हमारा जमींदार, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, इसमें ना गंदम इंपोर्ट होनी चाहिए या ना चीनी इंपोर्ट होनी चाहिए। शुगर मिलें मौजूद हैं हमारे पास वाफर मकदार में, इस तरफ इस वक्त भी गंदम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये वाकई कोई माफिया है जो पहले एक्सपोर्ट करके फायदा उठाता है फिर इंपोर्ट करके फायदा उठाता है? इसका तो एक्शन लेना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट हो, किसी को भी ये माफी नहीं देनी चाहिए। ट्रू। इसके बाद ये बात है, देखें ये जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। मैं पंजाब गवर्नमेंट की बात कर सकता हूँ, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के जो गोदाम होते हैं इनमें पूरे साल का गन्ना मौजूद होता है, गंदम मौजूद होती है, चीनी का एस्टीमेट मौजूद होता है कि कितनी मिलें हैं, कितनी उन्होंने शुगर बनाई है, कितनी पंजाब में और पाकिस्तान में जरूरत है। तो इसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है जिसकी वजह से ऐसे हुआ है। ऐसे लोगों के खिलाफ तो जरूर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि
आप सोचें कि जो हमारी एक्सपोर्ट होगी उसके ऊपर उन्हें सब्सिडी मिलेगी। इसका मतलब एक दफा वो पैसे कमाएं, दूसरी दफा इंपोर्ट करें तो फिर पैसे कमाएं। अब जो गंदम इंपोर्ट हो रही है जब मुल्क में मौजूद है तो फिर क्यों इंपोर्ट हो रही है? हमारा नहीं पता कि हमारा ज़र मुबादला बाहर जा रहा है और हमारा डॉलर पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। असल जो बात यह है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ जी। कि डॉलर सिर्फ इस वजह से नहीं आगे जा रहा, हमारी जो इंपोर्ट पिछले सालों में रही है वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट हुई है, चाहे वो गाड़ियों की शक्ल में हो, जिस शक्ल में भी हो। वो हमें वो मुल्क जिन मुल्कों की एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट कम है वही डॉलर के साथ मुकाबला कर रहे हैं। हमें इस बात के ऊपर अपनी जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना होगा और इंपोर्ट को कम करना होगा। और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए। जो आपने बात की है सिर्फ सियासतदानों को इस बात के आगे रखना, और जो लोग सियासतदानों को अपना काम ना करने दें और जो मुदाखलत करके हुकूमतों को खत्म करें और सारा कुछ करें, उन इदारों को भी सोचना चाहिए कि ये मुल्क है तो हम सब हैं। मुल्क में सबको अपनी अपनी जगह पे काम करना चाहिए। जुडिशरी को हर हालत में इतनी फैसिलिटी लेके लोगों के केस भी खत्म करने चाहिए। मुल्क में इंसाफ भी नजर आना चाहिए। हमारी आर्मी को अपना काम करना चाहिए, पुलिस को अपना काम करना चाहिए। जब इदारे अपनी अपनी हदूद में रह के काम करेंगे तो सियासतदान भी अपनी हदूद में काम हमेशा हदूद में रह के काम करते हैं। जो गलत काम करते हैं इनको बिल्कुल लोग आइंदा वोट नहीं देते। दोबारा कोई बंदा इस तरह का, जब लोगों को पता हो कि हमारा इंसाफ सिर्फ अवाम ने करने हैं, तो कैसे कोई गलत काम करेगा? क्यों नहीं रिजल्ट देगा वो? लेकिन जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको अच्छे लफ्जों में, सियासतदान हो या ब्यूरोक्रेट्स हो या और लो आर्मी हो या कोई भी हो, जो अच्छा काम करे जिसकी वजह से मुल्क को फायदा हो, उसका अच्छा नाम होना चाहिए। जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचा है, देखें यहाँ मेरे से पहले जो बात हुई है वो ये हुई है कि जितनी मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान को सपोर्ट हुई है उसके बदले में पाकिस्तान में क्या हुआ है? कोई मोटरवे बन गया है, कोई बिजली के कारखाने लग गया है, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका जवाबदार कौन है? एक बाहर से बुला के तो उसको मुल्क का वजीर आजम बना देना, और वजीर आजम बनाने के बाद ना उसका कोई तजर्बा हो, और अगर तजर्बा नहीं है किसी मुल्क में, कभी किसी मुल्क का वजीर आजम या मुल्क का सरबराह या मुल्क का सदर नहीं बनाया जाता जिसके पास तजर्बा ना हो। मुल्क में अगर 20, 25, 30 अच्छे आदमी मार जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक नायल मुल्क के ऊपर बैठ जाएगा तो मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ट्रू, वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बात की आपने। सेंटर आजिज दामरा साहब आ गए वापस जी। आवाज आ रही है आपको आजिज दामरा साहब? आजिज दामरा साहब आप हमें सुन सकते हैं? मुझे लग रहा है कि आज उस आजिज धामरा साहब कनेक्ट हो पाएंगे हमसे। आवाज आ रही है आजिज धामरा साहब आपको मेरी? चले जी, उन्हें आवाज़ बिल्कुल भी नहीं जा रही है एंड आई डोंट थिंक सो कि आज उनको कनेक्ट हो पा रहा है। उनकी तरफ कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। मैं सदर अब्बासी साहब से भी जी बात करी थी इसी सारे सिचुएशन पे, और बिल्कुल ये जो इशू है ख़ास तौर पे हमारे पास गवर्नेंस का, जिस तरह से उन्होंने कहा, और ख़ास तौर पे जो हम देख रहे हैं इस वक्त जो जिन इश्यूज़ के साथ, ना सिर्फ ये चीनी माफिया का मामला हो बल्कि इसके अलावा जो बिजली के बिलों के लिए भी हम डील कर रहे हैं जिस तरह से लोगों के साथ, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर हम अपने लोगों को बुनियादी बेसिक जो उनके मामलात हैं, ज़रूरियात हैं, उसी के ऊपर उनको रिलीफ नहीं दे सकेंगे तो क्या होगा? क्योंकि अब हालात ये हैं, बार बार मैं बात करती हूँ कि जी अगर बिजली का बिल जो है आपका घर के रेंट से भी ज़्यादा आ रहा है, एक किसी का घर का रेंट है, तो फिर आप बताएं कि किस तरह से जो है लोग अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और क्या करेंगे। और अब मैं सोशल मीडिया पे भी देख रही थी और मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है उनकी भी मैं वीडियोज़ देख रही थी कि वहाँ पे जहाँ बच्चे बिल बोर्ड्स लेके और वो जो है वो लेके खड़े हुए हैं, उसमें वो बार बार कह रहे हैं कि जो हम अगर अपना खाना भी बंद कर देते हैं, हम अपनी तालीम भी बंद कर देते हैं, तब भी हम बिजली का बिल नहीं दे सकते, हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये आप सोचिए कि यहाँ पे किस तरह की सिचुएशन अब आ चुकी है मुल्क के अंदर कि अगर कोई एक गरीब आदमी अपने घर में खाना पीना भी एक वक्त का सिर्फ रखा हुआ है और 2 वक्त का नहीं कर पा रहा, ना वो किसी तौर से जो है वो अपने ख़र्चे चला पा रहा है जिसमें बुनियादी तालीम का है या किसी और चीज़ का, तो फिर सवाल ये है
के भी किस तरह से आप जो है वो बिल देंगे और एक गरीब आदमी किस तरह से चीज़ों को जो है वो लेकर चलेगा, ये बहुत अहम और बुनियादी मसला है। और आज हमने बात ही इस पे की क्योंकि देखिए जो इलेक्शंस का मामला है, जो बाकी जो लोग क्या कर रहे हैं सियासी जमातें, इससे आवाम को कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे नहीं होंगे, कोई रहता है मुल्क में नहीं रहता, कोई चला जाता है कोई आए, लेकिन सवाल अगेन यही है कि क्या इस सब से आवाम की ज़िंदगी पे कोई असरात पड़ रहे हैं, कोई अच्छे मज़बूत असरात मरतब हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है जो लोग कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं कि भाई आखिरकार हमें क्या मिला है इस मुल्क के अंदर, हमारी क्या गलती है, हमारा क्या कसूर है, और बाकी सारे लोगों की अयाशियाँ उसी तरह से चल रही हैं तो हम क्यों पिस रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। थैंक यू सो वेरी मच मियां तारिक महमूद साहब आपका, सफदर अब्बासी आपका, एंड वी ट्राई टू कनेक्ट विद आदिश दामरा साहब लेकिन उनसे भी हमारे कनेक्ट नहीं हो सका जी। ये बहुत सारे सवाल थे, मुझे आज पीपल्स पार्टी काल से बात करनी थी, उनसे मौक़िफ़ लेना था, क्योंकि आप देखिए कि कल से खबर रिपोर्ट हो रही है कि जी 60 अरब रुपए जो हैं पीपल्स पार्टी के फॉर्मर मिनिस्टर, सूबाई प्रोविंशियल मिनिस्टर के घर से निकले उनका जब छापा पड़ता है नैप का, और नैप को रोक दिया गया है। उसके बावजूद सिंध हाई कोर्ट ने अगैन कोर्ट्स हमारी बीच में आ जाती हैं कि जी उनको अरेस्ट ना किया जाए। तो सोचिए जब किसी एक मुल्क के अंदर किसी सियासी जमात के मिनिस्टर के घर से, एक प्रोविंशियल मिनिस्टर एक छोटी सी जो असेंबली होती है उसका छोटा सा वजीर होता है, उसके घर से 60 अरब रुपए निकल रहे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि इस मुल्क में क्या लुट मचाई गई होगी, क्या किया होगा इन अशराफिया ने हमारे गरीब अवाम के पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से, हमारे जो हक हलाल की कमाई है उससे, कि ये हालात हैं जी कि अब नैब ये बता रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप इमेजिन करें पहले भी, लेकिन सवाल ये है कि पहले भी इस मुल्क के अंदर अरबों रुपए की करप्शन के केसेस बनते रहे हैं और लोगों के ऊपर साबित भी होते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस दिन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना होता है उस दिन कोई वज़ीर आज़म बन जाता है मुल्क का, कोई वज़ीर आला बन जाता है किसी बड़े सूबे का। तो बताइए इस मुल्क में जब आपका सिस्टम फ्लॉड हो, जब आप किसी को मनतकी अंजाम तक ना पहुंचा सकें, कोई एब्सकॉन्डर बन के दवाई लेने के बहाने बाहर बैठा हुआ है, तो जब ये हालात हों और फिर उसके बाद कहते हैं आके सियासी जमातें कि देखिए हमें तो फ्लॉड केसेस में फंसाया गया था, हम तो बिल्कुल ठीक है, हमें दोबारा ले आया गया है, ये सारे हो चोर दरवाज़ों से एनआरओ की जिक्र हों और लोगों को वॉशिंग मशीन में धुलवा के दोबारा लाने के जिक्र हों, तो फिर उस मुल्क का क्या होगा जहाँ पर आप इंसाफ न करें। एक छोटी चोरी करने वाले को तो आप पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं, उसको हैंग कर देते हैं, उसको लटका देते हैं, लेकिन बड़ी चोरी करने वाले को आप उससे डील करके कहते हैं कि नहीं जी आप एनआरओ लें, ये करें वो करें, और उसको आप छोड़ देते हैं। तो this is the short story and very concise story of this country. So this is very unfortunate. जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा, लोगों को उनके कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, लोगों को सजाएं नहीं होंगी, लोगों के साथ जस्टिस प्रिवेल नहीं करेगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, मुल्क ठीक नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा सवाल है जो कि इस वक्त पाकिस्तान के 25 करोड़ आबादी के लोग पूछ रहे हैं कि भाई कब होगा और कब तक ये सब चलता रहेगा और आखिरकार इसका हल क्या है। सो इसी सवाल के साथ जी कि हल क्या है छोड़े जाते हैं आज का प्रोग्राम। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिदा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।